हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स और दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक नया टॉपिक के बारे में, रोल ऑफ बिजनेस ग्रुप्स, वर्किंग क्लास एंड पीजेंट्स और फार्मर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब वर्किंग क्लास का, बिजनेस ग्रुप्स का और किसानों का हमारे भारत की राजनीति में क्या योगदान है या क्या योगदान रहा है, यही आज हमारा टॉपिक है। ये छोटे क्लास सिविक्स बोल के आता है, सिविक्स में भी रहता है, और ग्रेजुएशन के लेवल में अभी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इन सभी में ये पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में रहता है। तो चले बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास मतलब प्रोलेटेरियत क्लास। अगर मार्क्स की भाषा में कहें तो वो लोग जो अमीर हैं, वो लोग जो पैसे वाले हैं, वो लोग जो जिनके पास ज़मीनें हैं, मार्क्स कहते हैं इन लोगों के बारे में। तो इनका क्या पॉलिटिक्स में अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। विजय माल्या को देख लें, वाड्रा को देख लें और मेहुल चौकसी को देख लें, ये सभी बिजनेसमैन लोग ही थे जो कि आज लगभग भाग गए हैं इंडिया से, है ना, पूरी रूप से। तो इनका पॉलिटिक्स में कोई ना कोई तो रोल रहा होगा। और इस ग्रुप का पॉलिटिक्स में क्या रोल रहता है, और ये जो ग्रुप्स होते हैं इनको प्रेशर ग्रुप कहते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ग्रुप। इनका खुद का एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। जैसे मोदी जी का कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है कि वो सिर्फ दलितों की बात करेंगे, वो सिर्फ किसानों की बात करेंगे, वो सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, ऐसा नहीं। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो सबके लिए बात करेंगे। लेकिन ये जो वर्किंग क्लास है, बिजनेस ग्रुप्स है और किसान हैं, ये लोग इंटरेस्ट ग्रुप हैं। ये सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं और अपनी ज़रूरतों के बारे में बात करते हैं। तो जो भी बिजनेस क्लास होता है उसके पास ऑब्वियसली पैसा है, और पैसा तो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए ही। और ये बिजनेस ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज का संबंध कुछ ऐसा बना रहता है और हर वक्त बना है, और आगे की पढ़ाई में हम ये बात इजीली समझ पाएंगे। तो चले बात करते हैं। वैसे तो कोई भी इंटरेस्ट ग्रुप दो मुद्दों को लेकर बनता है, एक कम्युनल टाइज और एक एसोसिएशन टाइज। कम्युनल मतलब धर्म के ऊपर, हिंदू हिंदू भाई भाई, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, क्रिश्चियन क्रिश्चियन भाई भाई, तो ये धर्म का वाला भाई भाई होता है। तो ये एक इंटरेस्ट ग्रुप तैयार करता है, जैसे जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, अलग अलग ये कम्युनल टाइज हैं, ये कम्युनल ग्रुप्स हैं। ये सिर्फ अपने डिमांड को सामने रखते हैं, इसके बारे में नहीं बात करना हमने। एसोसिएशन टाइज जैसे ऑटो यूनियन, रिक्शा यूनियन, बस यूनियन, ट्रेडर्स यूनियन, ये सारे यूनियन हैं, ये सब एसोसिएशन के ऊपर बात करते हैं। तो आखिर जो ट्रेड यूनियन है, हॉकर्स यूनियन, इन सब के जो मालिक हैं वो तो पैसे वाले हैं। तो आखिर इनको इन्फ्लुएंस कौन करता है? इनको इन्फ्लुएंस तो पॉलिटिकल पार्टी करती है, और हर एक एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टी से एलाई रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, चलो बात करते हैं भारत के बारे में। भारत में सबसे पहला यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुला 1834 में। अंग्रेजों के समय 1834 में सबसे पहले यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स खोला गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी अपने हितों के बारे में बात करेंगे। मतलब जैसे अगर कानून, मतलब सरकार ने कोई ऐसी कानून लाई है कि इन व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये चैम्बर एक यूनिटी के रूप में सामने आएगा और उनको प्रोटेक्ट करेगा। इसके लिए पहला चैम्बर खोला गया 1834 में। उसके बाद 1925 में इंडिया का सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स खोला, जो कि खोला जीडी बिरला ने। हम सभी जानते हैं बिरला ग्रुप्स एक बहुत बड़ी कंपनी, जहाँ पे काफी रिच है, वो बहुत पैसे उनके पास। तो आखिर उन्होंने ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स खोला। आजादी के बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री खुला। सबसे पहली बार एक इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स खोला गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंदर लगभग 40,000 फर्म्स हैं। 40,000 फर्म्स मतलब इन 40,000 फर्म्स को अगर कोई नुकसान होता है, किसी कानून से ये डिप्राइव्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है ये जो FICCI
ये इनका एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सरकार से बात करेगा और सरकार के विचारों की, नीतियों की निंदा करेंगे ये सभी लोग मिलके। अच्छा, तो मैं दिखाऊंगा कि ये पॉलिटिक्स और ये बिजनेस ग्रुप जो अभी अभी अलग अलग दिख रहे हैं, ये कहाँ जाके मिल जाते हैं। अच्छा, बिग बिजनेस इंटरेस्ट टेक पार्ट इन द जॉइंट कंसल्टेटिव बॉडीज एंड ऑकेजनली लॉबी एमपीज। मतलब जब भी कॉमर्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड सरकार को कोई भी नीति अपनानी होती है तो ऑब्वियसली सी बात है कि बिजनेस के तरफ से भी लोग आने चाहिए। नहीं तो सरकार में जो लोग बैठे हैं, मोदी जी को बिजनेस का क्या पता, अमित शाह को बिजनेस का क्या पता, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमन, इनको बिजनेस का बहुत बड़ा ज्ञान है, ऐसा तो है नहीं। तो ऑब्वियसली अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई कानून आएगा तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मित्तल साहब है ना, इन सब लोग को बुलाया जाएगा और बात विमर्श होगा। तो जब ये बात विमर्श होगा, आगे नज़दीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी यहाँ पे बातचीत होगी तो कोई नया स्कीम अगर चालू किया जाए तो इन्हीं को टेंडर भी दिया जाएगा कि भैया आप कराओ, है ना। तो आखिर यहाँ पे मिल गए लिबरल डोनेशंस। ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज हैं भारत में या थी, वो सब पॉलिटिक्स में बहुत सारा डोनेशन देती हैं। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देती हैं, जो कि आप पता नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये डोनेशन किसने दिया है और कितने अमाउंट का दिया है, लेकिन आगे डोनेशंस दी जाती थी और उनका भी पता रखा जाता था। आज भी बहुत सारी कंपनीज डोनेशन देती हैं। अगर डोनेशन देती हैं तो इसका सिंपल सा मतलब आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूं। अगर किसी कंपनी ने 4 करोड़ डोनेशन दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में आती है, सरकार बनाती है, सारे चीजें उसके पास आते हैं, तो क्या वो इस कंपनी की मदद नहीं करेगी? टेंडर, इसके कंपनी का लाइसेंस रेगुलेशन या जितने भी नॉर्म्स होंगे, ये सब कुछ लिबरलाइज किया जाएगा, मतलब इजी किया जाएगा। किसके लिए? ये कंपनी के लिए। तो कंपनी अगर फलेगी फूलेगी तो और डोनेशन देगी। तो ऐसे जो बिजनेस ग्रुप हैं उनका पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा संबंध हो गया है। अभी जो 2014 से पहले तक कांग्रेस पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, जो कि अभी तक 150 साल पुरानी पार्टी है और आज़ादी के बाद से उसी की सरकार बन रही थी। तो जितने भी बड़े कंपनीज के लोग थे, मालिक थे, वो सब, उनका अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो रूलिंग पार्टी में ही होगा कि भैया जो शासन में है वही अपना भाई। अच्छा, कांग्रेस पार्टी हैज़ बीन मेजर बेनिफिशियरी। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ या मुनाफा हुआ है अभी तक। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी सबसे अमीर थी 2014 तक। तो आखिर ये अमीर कैसे हुई? डोनेशन। तो डोनेशन कौन देगा? मैं और आप? नहीं, क्योंकि हमारे तो रोज के खर्चे ही नहीं पूरे होते, तो हम क्या डोनेशन देंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को? तो वो देंगे जो प्रोलेटेरियत क्लास में आते हैं। आगे, बिरला हैव डेवलप्ड क्लोज लिंक्स विद कांग्रेस एंड टाटा टू। बिरला और टाटा का कांग्रेस के साथ काफी क्लोज रिलेशंस था। आप देखें, जितने भी उद्योग हैं टाटा के हैं, बिरला के हैं, तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट लीनियंट नहीं होती इनके लिए तो ये कभी भी अपना बिजनेस इतना फैला नहीं पाते। जैसे वेस्ट बंगाल में जो टाटा ग्रुप अपना नैनो कंपनी खोलने वाला था, तो दीदी ने विरोध किया था, इसलिए उनको वापस चला जाना पड़ा था। अगर सरकार सपोर्ट करती है तो ही किसी का बिजनेस बढ़ता है। तो सरकार भी सपोर्ट तभी करती है जब वो, उसकी भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कंपनीज एक्ट की बात माने तो हर कंपनी को अपने कमाई का 2% रुपये कम से कम देना होता है समाज के जन कल्याण के लिए। तो कुछ हद तक पॉलिटिकल पार्टीज का भी कल्याण हो जाता है, थोड़ा अलग से। एनडीए गवर्नमेंट जब थी 2001 और 2002 के वक्त, उस वक्त बहुत सारे नियम लाए गए थे जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे और कंपनीज को बहुत फायदा हुआ। और ये बिग मर्चेंट्स जो हैं, जो बहुत बड़े बिग बिजनेस मैग्नेट्स जो हैं, ये हमेशा गवर्नमेंट को डोनेशंस देते हैं। आप देख लें, जब जियो आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसका प्रमोशन कर दिया था एक ऐड में, गलती से। लेकिन आखिर बीएसएनएल को छोड़ के जियो को प्रमोट करने का क्या मतलब बनता है? एक ही मतलब बनता है कि
उस कंपनीज का इंडियन पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं तो रोल रहता ही है। इसको कहते हैं लाइसेंस परमिट राज। लाइसेंस परमिट राज मतलब कुछ हम खिलाएंगे, कुछ तुम खिलाओ, और एक दूसरे को मिलके बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग क्लास के बारे में। रोल ऑफ वर्किंग क्लास इन इंडियन पॉलिटिक्स। वर्किंग क्लास मतलब जो रोज ठेला चलाता है, जो रोज ऑटो चलाता है, जो रोज बस चलाता है, मतलब जिसको रोज काम करना पड़ता है, महीने का कुछ वेतन मिलता है। मतलब अगर समझाएं एक इजी भाषा में तो जियो की जो कंपनी है, जियो जब कंपनी खुली थी तो आप देखें कि जियो के जो मालिक थे वो आज कहाँ हैं, और जो लेबर उनका रोज सिम बेचते थे बाइक को खड़ा करके 250 रुपया 300 रुपया प्रतिदिन, वो कहाँ खड़े हैं। तो वो है वर्किंग क्लास। जो मजदूर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो हैं वर्किंग क्लास। तो इनका भी पॉलिटिक्स में रोल होता है, लेकिन बहुत लिमिटेड रोल होता है। ये सिर्फ अपने डिमांड से स्टिक होते हैं और इनको कुछ बदलना नहीं होता है। अधिकतर समय इनका डिमांड सिर्फ इनकी सैलरी होती है ताकि इनके कमाई में थोड़ा इजाफा हो। और इसके लिए पहली बार ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई थी 1920 में। इसके लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई थी 1920 में, जिसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। और ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसकी बात कर रही थी? उन मजदूरों के बारे में बात कर रही थी। उन मजदूरों की चिंता, उनका प्रॉब्लम, उनका वर्किंग आवर्स, उनका हाइजीन, उनकी सैलरी, सारी चीजों के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, 1918 और 20 के समय बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए थे। कहाँ पे? कलकत्ता में, बॉम्बे में, कानपुर में, बहुत सारे। और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। लोगों ने राउलेट एक्ट के भी काफी विरोध किया था। अंग्रेजों ने राउलेट एक्ट लाया था जिसके तहत ये कहा कि जो भी लेबर्स है, मतलब जो मजदूर हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो किसी भी नेशनल मूवमेंट में सम्मिलित नहीं होंगे। नेशनल मूवमेंट मतलब भारत में जब भी आज़ादी का ये होगा, आंदोलन होगा, तब कोई भी लेबर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये रोकने वाला था। इसीलिए लेबर्स ने, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मिलकर इसका खूब विरोध किया था, और जिसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। लेकिन ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस काफी दिन तक बनी नहीं रही, और 1927 में ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अपने आप टूट गई। अपने आप नहीं टूटी। जब भी कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, ये स्वाभाविक है। अब क्या हुआ कि अब मार्क्सवादी जो सोच है वो धीरे धीरे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अंदर एंटर कर गई, जिसके वजह से हम मे डे मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। मार्क्स का जो थ्योरी था, थीसिस था, वो तो ज्यादातर मजदूरों को लेके था। इसीलिए उनकी सोच धीरे धीरे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में, मतलब कुछ लोग इस चीज को सपोर्ट करने लगे, तो धीरे धीरे ये टूट गया। कैसे टूटा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना रहा, जो कि कौन चला रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरा बना CITU, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड्स यूनियन। इसको चलाने लगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPM। बीजेपी की भी अपनी अलग मजदूर परिषद बनी, हिंदू मजदूर परिषद बाय बीजेपी। ये सब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से टूटा और अलग हुआ। आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो थोड़ी अहमियत रखते हैं, जिनका थोड़ा मजबूत है, उन सब के पास अपना अपना ट्रेड यूनियन है, सपोर्टेड है। नहीं तो उस रैलीज में जाता कौन है? मैं और आप, या जज साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये लोग तो नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली सी बात है, इंटरेस्ट ग्रुप जाता है। कॉलेजेस में कॉलेज यूनियन होता है, वहां पे भी एफिलिएशन दे दिया गया है हर पॉलिटिकल पार्टी का, जो जहां पे राज करता है। जैसे जब TMC शासन करती है तो TMC का एफिलिएशन है, CPM शासन करती है तो CPM का एफिलिएशन है। वैसे ही यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस है, वर्किंग क्लास है, जो फैक्ट्रीज हैं, इनका भी अपना अपना यूनियन एफिलिएशन है। कांग्रेस का भी INTUC है। तो हर पार्टी ने अपना अपना एक ट्रेड यूनियन बना के रखा है, और उनको जरूरत पे, अब समझ ही सकते हैं, पैसे वैसे का कुछ जुगाड़ अगर करते होंगे तो करते होंगे। और इनको रैली में भी लाया जाता है, ये रैली से भी सपोर्टेड होते हैं, लेकिन मेन पॉलिटिक्स से बाहर होते हैं।
मेन पॉलिटिक्स में इनका कोई काम नहीं है। ये एजिटेशन में काम आ सकते हैं, ये विरोध में काम आ सकते हैं, जय हिंद का नारा लगा सकते हैं, लेकिन कानून चेंज नहीं कर सकते। तो वर्किंग क्लास प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ला सकता है, चेंज ला सकता है, लेकिन ये पॉलिटिकल पावर नहीं है इसके पास। अब बात करते हैं रोल ऑफ पीजेंट्स और फार्मर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारत की लगभग 70% जनता किसान है, सभी जानते हैं, लेकिन इनका अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे आज एक ट्रेड यूनियन, ऑटो यूनियन, रिक्शा यूनियन, इनका यूनियन है तो ये अपना डिमांड कर पाते हैं, ये किसी के सामने जाके अपनी मांग रख पाते हैं सरकार के पास कि देखो बाबू हमको ये चीज चाहिए, आप भी हमको प्रोवाइड करो। ये ट्रेड यूनियन वाले कर सकते हैं, लेकिन किसान ये बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसान में कुछ बड़े किसान, कुछ छोटे किसान, कुछ रेगुलर बेसिस वाले सिर्फ कटाई करने के लिए रखे गए हैं। किसी के पास 1 कट्ठा जमीन है, किसी के पास 10-10 बीघे जमीन है, तो ऑब्वियसली जिसके पास 10 बीघा जमीन है और जिसके पास 1 कट्ठा जमीन है, वो कभी भी एक छत के नीचे आने वाले नहीं है और आते भी नहीं है। इसीलिए पूरे इंडिया में कोई भी एक संगठन नहीं है जो कि किसानों के अधिकारों की बात करता हो एक स्वर में, लेकिन कोशिश की गई थी। मार्क्स ने कहा है द पीजेंट्री इज टू डिस्पर्स्ड क्लास, मतलब जो किसान है वो इतने बिखरे हुए हैं, इतने छोटे छोटे हैं, इतने टूटे हुए हैं कि इनको एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सोशल कम्युनिटी बनाना बहुत मुश्किल है और संभव नहीं है। बहुत बार कोशिश की गई लेकिन हर बार टूटा। एक बार बनाई गई थी ऑल इंडिया किसान सभा, 1936 में बनाई गई थी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, ऑल इंडिया किसान सभा। ऑब्वियसली सी बात है, नाम से ही जाहिर है कि हर किसानों की बातें रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये भी टूटा, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी ओर लाभ देने लगे, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में अलग अलग जाने लगे और ये भी धीरे धीरे टूटने लगा। तो किसानों का रोल सिर्फ एक पाने वाले के रोल में रह जाता है, प्रोटेस्ट करके कुछ चेंज कर देने के रोल में नहीं रहता। हमने देखा है इतिहास में कि किसानों ने बहुत सारी चीजें चेंज लाई, क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म था, वो एक साथ थे। लेकिन यहाँ पे एक साथ न होने के कारण कोई भी दमदार विरोध नहीं हो पाता है और ये महज एक प्रेशर ग्रुप और लेस देन दैट उतना भी काम नहीं कर पाते और इनकी जो मांगे रहती हैं वो अनरिजॉल्व रह जाती हैं। जैसे आप देखें, साल में कितने सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।